हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। तो आज हम चर्चा करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी ग्रामर की जो बेसिक जो नीड है वो इसी पे आकर रुक जाती है और कहें तो यहीं से शुरू होती है। और इस टॉपिक का नाम है टेंसेस। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को अपने इतना क्लियरली कर लेना है कि अपने आने वाले जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर जिस स्टूडेंट्स के टेंसेस क्लियर हैं उसको आने वाले टॉपिक्स में भी क्या है बहुत ज़्यादा अपने डिफ़िकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता। तो आओ अपनी इस चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे टेंसेस में। तो ग्रामर के अंदर अपने जो टेंस की बात करते हैं तो जो टेंस वर्ड है सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं कि जो ये टेंस वर्ड है ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि जो टेंस वर्ड है जिसको टेंसेस टॉपिक नाम दिया गया है, ये ग्रामर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। क्या मतलब होता है, टाइम। टेंस का मीन क्या होता है, टाइम होता है। अगर अपने इसकी डेफिनेशन पता करते हैं तो टेंस की डेफिनेशन भी यही बनती है, ए फर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन as well as state of an action, तो टेंस किसे कहते हैं सिंपल भाषा में? अगर अपनी इसकी डेफिनेशन है तो क्या बनती है दोस्तों, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, कहने का मतलब क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें क्या समय के साथ साथ उसके दिशा का भी ज्ञान करवाए, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जो टेंस वर्ड है वो लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। तो जनरल सी बात है कि वर्ब, इसके अंदर एक वर्ड आया है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे होंगे जो इस वर्ड को प्रोनाउंस ही बहुत गलत तरीके से करते हैं। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है जैसे इस वर्ड को क्या करते हैं, वर्ब। वर्ब नहीं होता, इसको बोला जाता है वर्ब। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश के एक प्रोनाउंसिएशन की जहाँ बात आती है तो एक रूल होता है कि जहाँ पर भी आपको इंग्लिश के अंदर ER वर्ड इकट्ठा मिल जाता है, E के साथ R का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वो हमें रै का साउंड न देते हुए ए का साउंड देता है। इसलिए इसको वर्ब नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा। अब बात करते हैं टेंस की। जो टेंस है जो अपने, इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं जिसको हम SVO के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, SVO। S की बात करते हैं तो S तो होता है सब्जेक्ट, S से बनता है सब्जेक्ट, V से बनता है वर्ब और O से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हमारी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को आगे टेंसेस के बारे में कंप्लीटली जानकारी लेनी है तो हमें SVO मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अपने आप में किसके रूप में शो होते हैं, एक सेंटेंसेस के अंदर नाउन के रूप में शो होता है। किसके रूप में शो होता है, नाउन के रूप में। और नाउन कहते किसे हैं, जैसे कि हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, द नेम ऑफ द थिंग, प्लेस, एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। हर चीज, हर थिंग्स अपने आप में क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। वैसे अगर इंग्लिश की ग्रामर की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट को भी अगर अपने आगे पढ़ेंगे तो इसको भी आगे चार भागों में अपने डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट को यहाँ मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट को भी आगे क्या है, चार भाग में डिवाइड करते हैं। और ये जो चार भाग होते हैं, सब्जेक्ट का पहला भाग जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में
शो किया जाता है। किसके केस में शो किया जाता है? सब्जेक्टिव केस के अंदर शो किया जाता है, और इसको हम नाउन के रूप में लेते हैं बेटा। किसके रूप में लेते हैं? नाउन के रूप में लेते हैं। इसी क्रम में अगर अपने बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो सेकंड टाइप होता है इसको हम लेते हैं पॉजेसिव के रूप में। किसके रूप में लेते हैं? पॉजेसिव केस के रूप में लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं अपने, थोड़ा सा एक बार मैं फिर बता देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रामर के अंदर टेंस टॉपिक कर रहे हैं। टेंस के अंदर हमने डेफिनेशन कर ली कि टेंस कहते किसे हैं? ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। कहने का मतलब शॉर्ट में इसको बोला जाए तो कहने का मतलब एक वाक्य जो हमें उस क्रिया का, उस एक्शंस का क्या है, समय का बोध करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। लेकिन टेंस के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें इन 3 चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अपने सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे, ना कि इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे दोस्तों हम इसके बाद में आएंगे, पहले हम इसके बेसिक पे बात करते हैं। तो बेसिक में एक तो स्टूडेंट्स हमको सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए, एक हमें वर्ब का ध्यान होना चाहिए, और एक हमें किस चीज़ का ध्यान होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए। बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपने आप में किसके रूप में होता है? नाउन के रूप में होता है। सब्जेक्ट को आगे अपने डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट होते हैं इसके। सब्जेक्ट का पहला पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव। कहने का मतलब सब्जेक्ट अपने आप में फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट केस के रूप में किसके रूप में आता है? सब्जेक्टिव के रूप में। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट होता है, उसी सब्जेक्ट को अगर अपने आगे डिवाइड करते हैं, उसी सब्जेक्ट को अगर अपने आगे वाले पोर्शन में ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजेसिव केस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी इसकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट का जो तीसरा रूप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। किस में होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। और फोर्थ की बात करते हैं तो ये होता है रिफ्लेक्सिव के रूप में। किसके रूप में? रिफ्लेक्सिव के रूप में। ये थोड़े से बेसिक हैं और ये वैसे करवाए भी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में इतना तो हर किसी को पता ही है कि सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के अंदर, लेकिन अपने उस सब्जेक्ट को आगे पोर्शन वाइज करते हैं तो एक सब्जेक्ट के 4 पार्ट के अंदर उसको डिवाइडेशन किया जाता है। सब्जेक्ट अपने आप में किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? नाउन के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट क्या होता है? पॉजेसिव कहलाता है। सब्जेक्ट का थर्ड रूप क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और सब्जेक्ट का फोर्थ रूप क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। तो ये तो बात थी सब्जेक्ट की। उसके बाद बात करते हैं अपने वर्ब की। वर्ब की बात करने से पहले मैं इन सारों पे एक बार फिर चर्चा करना चाहता हूँ। ग्रामर का हमारा फर्स्ट टॉपिक टेंस लेटिन भाषा के कौन से वर्ड से? टेम्पस से लिया गया, जिसका मीन क्या होता है? टाइम होता है। ये हमारी टेंस की डेफिनेशन होगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में समझें, शॉर्ट रूप में समझें तो क्या होता है कि टेंस एक क्रिया के एक ऐसा फॉर्म होता है, क्रिया के एक ऐसा रूप होता है जो हमें उस कार्य के साथ साथ उसके समय का ज्ञान करवाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस सीखने के लिए हमें बेसिक 3 चीज़ों पे बात करेंगे, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट में, जिसमें मैंने आपको ये बताया है एक रूल इसके अंदर मैंने ये बताया कि जैसे ये वर्ब लिखा है, मोस्टली बच्चे इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक रूल है जहाँ पर ई के साथ आर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वहाँ उसको रै में प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इंस्टेड इसको किस में प्रोनाउंस किया जाता है? अ में किया जाता है। जैसे मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे फार्म नहीं है, फॉर्म है। क्या है ये? फॉर्म है। ये हमारी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है कुछ कि हम इन वर्डों को गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मोस्टली स्टूडेंट इसको हमने स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं? ब्रदर। एक्चुअल में ये ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं ब्रदर नहीं। तो इंग्लिश का ये रूल ही ये कह रहा है कि ई के साथ आर का कॉम्बिनेशन किस में, कौन से साउंड में बात करता है? वो ए के रूप में बात करता है, रै के रूप में बात वो नहीं करता। तो यहाँ पे मैं एक आपको रूल और बता देता हूँ, थोड़ा सा एसवीओ से हटके एक बार अगर अपने इसी बात पे चर्चा करते हैं तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर जहाँ पे साउंड की बात आती है तो 44 साउंड होते हैं स्टूडेंट्स। कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं। और उन्हीं 44 साउंड के अंदर ये भी एक प्रोनाउंसिएशन का मैंने आपको रूल साथ में बता दिया। ऐसे हम बहुत सारे रूल करेंगे ताकि जिससे हमारी इंग्लिश को बोलने की जो स्पीड
के साथ साथ बोलने की जो एक्यूरेसी है ना वो भी आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वर्ड जो है वो सही तरीके से प्रोनाउंस करने नहीं आते। तो बेटा सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? सब्जेक्टिव में, पॉजेसिव में, ऑब्जेक्टिव में, और फोर्थ कौन सा है? रिफ्लेक्सिव के अंदर। अब अपने बात करते हैं वर्ब की। इतना समझ आ गया? तो अब अपने वर्ब की बात करते हैं। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा। स्टूडेंट्स हम SVO को समझ रहे हैं एक बार। टेंस के अंदर सब्जेक्ट हमने इसके अंदर पहले कर लिया। सब्जेक्ट को हमने 4 पार्टों में बांट दिया। कौन कौन से? सब्जेक्ट को पहला केस हमने कौन सा दिया? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट अपने आप में किसके रूप में? नाउन के रूप में। सब्जेक्ट का दूसरा रूप किसमें? पॉजेसिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में वो जो सेल्फ वाले आपने वर्ड पढ़े होंगे, एक बार मैं ज़्यादा इनको डीपली नहीं ले जा रहा, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। बस आप इतना ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। अब बात करते हैं अपने वर्ब की। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट्स? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अगर बात करें वर्ब की तो एक तो अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, और एक होती है मेन वर्ब, और एक बात होती है हेल्पिंग वर्ब। टेंस जब भी अपने करते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब की जहाँ बात करते हैं तो ये टोटल अपने आप में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन तो अपना यहाँ से, हालांकि ऐसे क्वेश्चन स्कूल के अंदर अपने जब ग्रामर का ये टॉपिक करते हैं तो शायद बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि ग्रामर के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो अगर अपने बात करते हैं तो दे आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मैनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो स्टूडेंट्स कितनी? देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी बेटा क्या होता है कि इसके अंदर 11 जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हम यूज़ करते हैं टेंस के अंदर, और 13 हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो यूज आती हैं मॉडल्स के अंदर। किसके अंदर यूज आती हैं? मॉडल्स के अंदर। खैर छोड़ो, हम इन्हें एक बार इन 13 पे चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हमारा टॉपिक टेंस चल रहा है। हमें चर्चा करनी है सिर्फ टेंस के अंदर आने वाली कौन सी? इन 11 मेन हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। तो इन 11 वर्ब के अंदर अपने इनके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? जैसे 11 हेल्पिंग वर्ब है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 कहलाता है कौन सा? टू बी। कौन सा कहलाता है बेटा? टू बी। ये बेसिक्स हैं कुछ जो शायद ही हमने वर्ब के बारे में तो डिस्कशंस की होगी, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने शायद इन कभी भी इतना गौर नहीं किया, और शायद हो सकता है कि वो कहते हैं ना इंग्लिश के में एक कहावत है भी, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वही यहाँ पे थोड़ी सी अपने कह सकते हैं कि जस्ती है। तो टेंस के अंदर अपने बात कर रहे हैं वर्ब की, तो वर्ब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कन्वर्ट करके इनको अलग अलग डिवाइडेशन करके समझा दिया। हेल्पिंग वर्ब कितनी? 24, जिसमें 11 टेंसेस की और 13 किसकी होगी? मॉडल्स की होगी। 2 हेल्पिंग वर्ब्स दो स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसी होती हैं जब अपने टेंस करते हैं तो इसमें भी यूज होती है और मॉडल्स के अंदर भी यूज होती हैं। वो कौन सी होती हैं? विल और शैल। ये जब अपने आगे टेंस पढ़ेंगे तब इनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। एक बार मैं आपको ये वर्ब के जो 3 कैटेगरीज अपने बनाई है उस पर चर्चा करते हैं। पहली कैटेगरीज कौन सी है? टू बी की। दूसरी आ जाती है कौन सी? हैव टू की। और थर्ड वन अपनी जो है वो रह जाती है टू बी की आ गई, हैव टू की आ गई, ठीक है। और थर्ड वन जो अपनी है वो आ गई डू हैव की या
डू कह सकते हो, डू टू भी कह सकते हो इसको, ठीक है बेटा। तो अपने फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट कर लिया, वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इंग्लिश में, दे आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ से एक बार दो तीन चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को आप में से पता भी होगी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। आई थिंक ये सबको पता ही होगा। दे आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z। कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। और साउंड मैंने आपको पहले जब बताया ही था, जब अपने वो वर्ड पढ़ा था, अपने आर वाला वो सेंस पढ़ा था, उसको बोलने के किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर साउंड कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। और ये भी आपको ध्यान होगा कि इन 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के अंदर 5 तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या लिखा है मैंने? अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप में से है ना जो इसको बोलते हैं वॉवल्स। वॉवल्स नहीं होता बेटा, वही मैंने आपको कहा कि इस जितने भी अपने ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे, जैसे जैसे वर्ड आएंगे तो बहुत सारे वर्डों को प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो हमारा इसमें सामने आ जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा ऐसी कि आप उसको इम्प्रूव भी करोगे उनको बोलने के लिए। जैसे ये वॉवल्स नहीं होता, इसको वाउल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाउल्स बोला जाता है। तो देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एज यू नाउ, A, E, I, O and U. How many vowels in English language? तो स्टूडेंट्स अपने कहेंगे there are 5 vowels in English language, A, E, I, O, U। और उसके बाद बात करते हैं 5 vowels होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं वो अपने आप में क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। और वाउल्स कितनी हैं? 5 हैं। ओके, तो 21 + 5 कितनी हो गई? 26। ये अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं टोटल। और साउंड कितनी होते हैं बेटा? 44 साउंड्स होती हैं। कितने साउंड्स होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। ओके, वाउल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ओके, इंग्लिश के अंदर 5 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होती हैं। अब अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है कि जैसे 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इसमें 11 हेल्पिंग वर्ब्स तो किसकी होगी? टेंस के अंदर जो अपने पढ़ेंगे। और 13 हेल्पिंग वर्ब्स किसकी होती हैं? मॉडल्स की होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐसी होती है बेटा जो टेंस के अंदर भी अपने यूज़ करते हैं और मॉडल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। और ये जो 11 हेल्पिंग वर्ब्स है, These 11 helping verbs are also called auxiliary verbs। क्या? auxiliary verbs। ये जो 11 आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई हैं बेटा, इनको auxiliary verbs भी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? auxiliary verbs भी बोलती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इसमें इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी नहीं, auxiliary verbs होती हैं ये। ठीक है, तो बेटा अपने एस, वी और ओ को समझ रहे थे, तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, वर्ब के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे? हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। मेन वर्ब में अपने बाद में आएंगे, पहले अपने बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर अपने इनको 3 कैटेगरीज में रखा है। किस किस में? टू बी में, हैव टू में और डू टू में। अब बेटा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये 11 को आप इसके अंदर कैसे डिवाइड करोगे। टू बी में कौन कौन सी आएगी, हैव टू में कौन कौन सी आएगी और डू टू में कौन कौन सी आएगी। और मैं आपसे इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे मैं ये 11 की 11 हेल्पिंग वर्ब इन 3 कैटेगराइज के अंदर इनको कैटेगराइज करूँगा, तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने इस टेंस को, इस सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला अपनी झंझट इसी में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, देखो ये यहाँ से मैं थोड़ा देखो बेटा,
टेंस को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, टू बी में, हैव टू में, डू टू में। जब बात करते हैं बेटा टू बी की, तो ये क्या है, ये कह सकते हो, अगर आप इसको ज़्यादा डीपली ना ले जाओ तो आप इसको इतना सिर्फ समझ सकते हो कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक बार अपने इसको सिर्फ इतने रूप में समझे तो शायद मेरे ख्याल से एक बार स्टार्टिंग में आपके लिए बेटर होगा कि हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, टू बी, नंबर 2 हैव टू वाली और नंबर 3 डू टू वाली। ओके बेटा, टू बी के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे बात करते हैं अपनी इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ओके, वाज हो गया, वर हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया और वर। हैव टू के अंदर अपने बात करते हैं बेटा, तो हैव टू के अंदर आ जाता है जैसे हैज आ गया, हैव हो गया और हैड हो गया। बात करते हैं डू टू की, तो डू टू के अंदर आ जाता है बेटा जैसे डू आ गया, ओके, टू के साथ आ गया डज, ओके, और डिड। ओके बेटा, एक बार मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूँ। बात कर रहे हैं अपने वर्ब की, वर्ब के अंदर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने इसको 2 पार्ट के अंदर रखा है। एक तो इनका जो रेशो बना दिया मैंने 11:13, कहने का मतलब 11 हेल्पिंग वर्ब्स की तो बात करते हैं अपने टेंस के अंदर और 13 हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। और 2 हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल और शैल, ऐसी होती हैं जो हम टेंस में भी यूज़ करते हैं और मॉडल्स में भी यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। कौन सी, जो टेंस के अंदर यूज होने वाली है 11 मैंने जो आपको 3 पार्ट के अंदर कैटेगराइज की है, कौन कौन सी की है बेटा, टू बी, सेकंड वन हैव टू एंड थर्ड वन डू टू। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो मेन वर्ब है इसमें हालांकि आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट्स मेन वर्ब आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी मेन वर्ब है वो आपको इसमें हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब अपने बात करते हैं टेंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी तो चलती है ना बेटा। तो मेन वर्ब जो है ना, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी ज़िंदगी में आपको ये दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब यूज़ करनी है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि जो अपने पहले भाग में इसको बांटा था ना कौन से में, टू बी वाली में, टू बी की जितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, कितनी होती है बेटा, 5 होती है ना। टू बी की इन पांचों की पांचों हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। क्या लगता है बेटा, आईएनजी लगता है। हैव की ये जो तीनों अपने हेल्पिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और डू टू की तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई थिंक ये आपको वर्ब समझ आ गई होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आपने यूज़ की है, जो डू टू की तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है, कौन कौन सी बेटा, डू, डज, डिड, उसके साथ कौन सी मेन वर्ब यूज़ करेंगे, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि अपने मेन वर्ब पे अपने आए नहीं है, लेकिन टेंस जब अपने करेंगे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ अपने मेन वर्ब चलेगी। और मेन वर्ब जो है आपको पता है कि इसका कोई भी अपने कह नहीं सकते कि एक निश्चित क्राइटेरिया कि हाँ जी इतनी मेन वर्ब हो जाए तो सर मेरे को इंग्लिश आ जाएगी, नहीं। लेकिन अपने जितना पॉसिबल हो सके, जितना अपने इम्पोर्टेंट्स है उसमें सारी की सारी आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा, प्रोवाइड करवाने का मैं प्रयास करूंगा। कौन कौन सी भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स हैं, एक बार आप इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अपने वर्ब के एक रूप में तो इसको बांट लिया कि इसको अपने ये 3 पार्ट इसके रख लिए, टू बी, हैव टू और डू टू। अब वर्ब की बात करते हैं आगे, तो चलो इसके आगे अपने वर्ब का पोर्शन एक और है वो भी समझ लेते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको 24 हेल्पिंग वर्ब्स वाला। और अल्फ़ाबेट की कितने लेटर्स होते हैं टोटल, दे आर 26 अल्फ़ाबेटिक्स लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज।
in which 5 vowels instead of vowels we pronounce it vowels, and 21 consonants और 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। बेटा ये 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड प्रोनाउंस करते हैं ये। उसके बाद हमने ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स थी, ये जो अपने इनको अलग अलग रूप में देख लिया, 5+3+3 इन तीनों के रेशो में, और ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं दोनों में यूज होती हैं, 24 टोटल होती हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। अपने वर्ब को थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, किसको बेटा? मेन वर्ब को, कि मेन वर्ब का क्या सिस्टम होता है ये भी अपने समझ लेते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में इंस्टेड ऑफ फॉर्म। ओके, फर्स्ट कौन सा? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड वन हो गया इसका पास्ट फॉर्म, और थर्ड वन इसका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद इस चीज़ को नहीं समझे होंगे। क्यों नहीं समझे होंगे बेटा? क्योंकि हमने जो ये है ना, ज़्यादातर हमने क्या पढ़ा है? ज़्यादातर हमने ये पढ़ा है कि जो वर्ब होती है उसको 3 अलग अलग अपने पार्ट में क्या है इसको पढ़ते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और उसके बाद हम इसको आईएनजी के रूप में भी पढ़ते हैं। 3 ये मेन पार्ट के रूप में पढ़ते हैं। है ये तीनों यही, लेकिन ये थोड़ा सा कह सकते हो कि अपने इनको डीपली नाम देकर क्या कर दिया, इनको डिफाइन कर दिया। ओके, मेन वर्ब जो होती है उसको हम 3 पार्ट के अंदर रखते हैं। बेटा बोलने में तो चाहे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, मोस्टली बच्चे आपको पता ही है बोलते हैं। ऐसा कहोगे तो थोड़ा सा आप, वही बात है कि भीड़ में से अपने आप को एक अलग स्टूडेंट्स के रूम में दिखाना है, तो ऐसे भी बोल सकते हो आप क्या कि दे आर 3 पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट फॉर्म का बात आती है तो पास्ट फॉर्म में कौन सी वर्ब यूज होती है बेटा? सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है। बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म की, तो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कौन सी वर्ब यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब ये मत पूछना कि सर टोटल वर्ब कितनी होती है। मेन वर्ब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेन वर्ब तो ऐसे है बेटा, जितनी आप अपनी इसके अंदर पकड़ मनवाओगे उतनी ही आपकी इंग्लिश क्या इम्प्रूव होगी। अन्यथा अपने कह दें कि जैसे अपने हेल्पिंग वर्ब वाले केस में कि इनका कोई अपने कह दें पर्टिकुलर कोई इनका कोई आंकड़ा हो, तो ऐसा नहीं है। मेन वर्ब तो जितनी आपकी पकड़ होगी, हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड जितनी भी मेन वर्ब हैं या जो एक्सपेक्टेड मेन रहती है, वो इम्पोर्टेंट मेन वर्ब रहती है, वो आपको हम सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन एक बार फिर भी आप ध्यान रखो कि प्रेजेंट फॉर्म के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट फॉर्म के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होती है ये कौन सी होती है बेटा? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये आईएनजी ये कहाँ रह गया? हालांकि अपने वर्ब तो 3 ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों हमने क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया। लेकिन जो आईएनजी है ना, इसको अपने यहाँ रख सकते हैं बेटा। किसके अंदर रख सकते हैं? प्रेजेंट फॉर्म के अंदर। वो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हमने कभी भी अपने देखे कि आईएनजी फॉर्म अपने सेकंड फॉर्म के साथ लगा रहे हैं, नहीं लगती। थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगती। आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगी? इसकी प्रेजेंट फॉर्म के साथ ही लगेगी। तो अपने इसको क्या नाम दे सकते हैं? सपोज करो अपने इसको क्या नाम दे सकती हैं? अभी थोड़ा सा अपने बैक मेमोरी में चलते हैं तो हमने बात की थी, क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कौन से में बेटा? आईएनजी फॉर्म याद करो, टू बी वाले में।
टू बी वाले में हमने क्या बात की थी, जो इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स थी। इसके साथ कौन से टेंस का यूज हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस किसी का भी हो, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे थे हम, आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे। तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस को बेटा एक बात और है, आप प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो। तो कह सकते हैं कि जो वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल 3 रूप में होती है, और जो प्रेजेंट फॉर्म के साथ अपने आईएनजी वाली है इसको हम कह सकते हैं बेटा क्या, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर अपने बता देते हैं क्या कर रहे हैं अपने। आज अपने किया था टेंस, टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा। ओके, हमने बेसिक क्लियर करना था बेटा। सब्जेक्ट को हमने कितने, वही बात है, सब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेशन किया था, 4 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से केस में बेटा, सब्जेक्टिव, ओके, पॉजेसिव, एंड थर्ड वन सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव। कौन सा, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद वर्ब, वर्ब जो है वो हमने इसके अलग अलग पार्ट में देख लिया। हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, मेन वर्ब को देख लिया। हेल्पिंग वर्ब कितनी, 24, उसमें 11 हेल्पिंग वर्ब हमने किसकी, जो टेंस बेस्ड होती है, और 13 कौन सी होती है, 13 होती है बेटा इसकी कौन सी, जो मॉडल्स के अंदर यूज होती है, और 2 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें से ऐसे निकल कर आती है जो टेंस में भी यूज होती है और मॉडल्स में भी यूज होती है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। कौन कौन सी कैटेगरी में, तो पहला हमने उसको बांटा था कौन सी में, 2B में, जिसमें हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स को रखा था। कौन कौन सी को रखा था बेटा, इज को रखा था, एम को रखा था, आर को रखा था, वाज को रखा था, और वर्ब को रखा था। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती हैं, और मेन वर्ब में इनके साथ आईएनजी लग जाता है। उसके बाद हमने इसको सेकंड जो इसकी कैटेगरी अपने रखी थी, वो रखी थी टू हैव वाली। उसमें अपने 3 हेल्पिंग वर्ब रखी थी। कौन कौन सी, हैज, हैव और हैड। और इसमें कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, थर्ड मेन वर्ब यूज होती है। वर्ब की थर्ड मेन फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद अपने टू डू वाली में कौन कौन सी रखी थी, डू, डज, डिड, और इनके साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब की बात करते हैं तो इनको 3 अपने अलग अलग नेम दे सकते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, पास्ट फॉर्म के अंदर और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। हालांकि कई बुक्स के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ आता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें फर्स्ट फॉर्म को भी अपने क्या दे दिया, इसको नेम दे दिया, और सेकंड को भी दे दिया। हालांकि इसके साथ साथ अपने क्या किया है, आईएनजी फॉर्म को भी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म दे दिया। वो इसलिए दे दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा रह जाता है बेटा क्या, ऑब्जेक्ट रह जाता है। इसकी चर्चा अपने करेंगे सेंटेंसेस के पार्ट के अंदर। हालांकि इतना अपने को ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। और वी वर्ब अपने इनका सारा जितना भी पोर्शन था वो अपने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो आइए अपने आगे अपने बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी अपने सिर्फ बेसिक पे बात कर रहे हैं। टेंस की डेफिनेशन आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अपने टेंस की डेफिनेशंस क्या की थी, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। सिंपल वर्ड्स में बात करें कि क्या चीज़ है टेंस, टेंस किसे कहते हैं, तो आप बेटा इतना ध्यान रखें कि टेंस वह होते हैं जो हमें समय का ज्ञान कराते हैं, किसी एक्शंस के साथ साथ उसके पर्टिकुलर टाइम का हमें क्या करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। टेंस वर्ड फ्रॉम वेयर दैट वर्ड टेंस हैज बीन टेकन, द वर्ड टेंस जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन लैंग्वेज कौन सी, टेम्पस वर्ड से लिया गया बेटा, और जिसका मीन क्या होता है, टाइम होता है। ओके, और लेटर्स की बात की थी तो 26, वॉल्स की बात की थी तो कितने, 5, और कॉन्सोनेंट्स की बात की थी तो कितने, 21, और साउंड्स की बात की थी तो 44। अब अपने टेंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ये सब्जेक्ट
और वर्ब को अपने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ लिया, और मेरे ख्याल से आपको ये जो छोटे छोटे डाउट्स थे वो आपके क्लियर भी हो चुके होंगे। तो बात करते हैं अब अपने टेंस को। तो टेंस के डेफिनेशन के साथ अब अपने आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने कंप्लीट टेंस को स्ट्रक्चर वाइज करेंगे। थैंक यू।